सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में धातु और अधातु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मिश्र धातु क्या होती है, क्यों मिश्र धातु का उपयोग होता है। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि हमें ये धातु प्राप्त कैसे होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुदरत में ऐसी बहुत कम धातु है जो कम सक्रिय होती है। बहुत कम धातु है ऐसी जो किसी के साथ प्रक्रिया नहीं करती और हमें मुक्त रूप में प्राप्त होती है, मतलब अकेली धातु। पर अधिकतर धातु क्या करती है, अन्य तत्वों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये अन्य तत्वों के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसमें से हम धातु प्राप्त कैसे करेंगे। आगे आपने पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी के Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ये सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में नीचे रही हुई धातुओं का निष्कर्षण, मतलब ये वाली धातु जो होती है उसका निष्कर्षण हम कैसे करते, उस धातु को हम प्राप्त कैसे करते। तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम सक्रियता श्रेणी में जो नीचे रही हुई धातु होती है वो निष्क्रिय होती है, वो निष्क्रिय होती है अथवा तो कम सक्रिय होती है। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे रही हुई धातु होती है बहुत ही निष्क्रिय अथवा बहुत कम सक्रिय होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड, जो ये कम सक्रिय धातु है, इन धातुओं के ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इन धातुओं के ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो उनका रिडक्शन होता है और हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इन जो कम सक्रिय धातु है उनके ऑक्साइड को गर्म करने से उन ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा और हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक बात है कि सिन्नाबार यह मर्क्यूरी धातु, सिन्नाबार यह मर्क्यूरी धातु की अयस्क है, मतलब इसमें से हमें मर्क्यूरी प्राप्त होता है। सिन्नाबार का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो है मर्क्यूरी सल्फाइड। मतलब हमें कुदरत में से जो मर्क्यूरी मिलेगा वो कौन से रूप में मिलेगा, मर्क्यूरी सल्फाइड। ओनली मर्क्यूरी या ओनली पारा हमें मिलता नहीं है। ओनली मर्क्यूरी या तो ओनली पारा हमें मिलता नहीं है, हमें कुदरत में से मर्क्यूरी सल्फाइड मिलता है। तो यह मर्क्यूरी की जो अयस्क है, जिसको सामान्य नाम में हम कहते हैं सिन्नाबार। क्या कहते हैं, सिन्नाबार। जब हम यह मर्क्यूरी सल्फाइड को हम गर्म करते हैं, यह मर्क्यूरी सल्फाइड को हम गर्म करते हैं, तो सर्वप्रथम गर्म करना मतलब O2 के साथ प्रक्रिया करना, तो सर्वप्रथम उसका रूपांतरण होता है HgS में से बनता है HgO और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मतलब कहने का मतलब है यह मर्क्यूरी सल्फाइड को गर्म करते हैं तो यह बनता है मर्क्यूरी ऑक्साइड, और मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह मर्क्यूरी ऑक्साइड को अधिक हम गर्म करते हैं, यह मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम अधिक गर्म करते हैं तो हमें मर्क्यूरी प्राप्त होती है।
जो लिक्विड स्वरूप में होती है। यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं किया है, समीकरण को संतुलित नहीं किया है, परंतु सर्वप्रथम आवश्यकता कौन सी है? हमें यह पता होना चाहिए कि समीकरण बनता कैसे है। हमें यह पता होना चाहिए ये समीकरण बनता कैसे है। तो सीधी सी बात है कि जो कम सक्रिय धातु होगी उसको, उसके ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो उसका रिडक्शन होता है। इस ऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन, और उसमें से हमें धातु प्राप्त होगी। परंतु हम कहते हैं कि कम सक्रिय धातु के ऑक्साइड का रिडक्शन करना, पर हमारे पास ऑक्साइड होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये जो कुदरत में से मर्क्यूरी हमें कौन से स्वरूप में मिलती है? HgS स्वरूप में। तो सर्वप्रथम उसे हम गर्म करेंगे और उसका ट्रांसफ़र करेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड में, और तत्पश्चात हम इस मर्क्यूरी ऑक्साइड में से मर्क्यूरी प्राप्त करेंगे। तो इसको हम गर्म करते हैं तो हमें यह मिलता है, इसको गर्मी देते हैं तो हमें मर्क्यूरी प्राप्त होती है। तो कहना तो कहीं ना कहीं यही हुआ कि मर्क्यूरी सल्फाइड को हम गर्म करते हैं तो हमें मर्क्यूरी नामक धातु प्राप्त होती है। दूसरा एक उदाहरण है कॉपर सल्फेट, जो Cu2S को Cu2S सल्फाइड के रूप में मिलती है, उसे भी हम पहले गर्म करेंगे। तो गर्म करते हैं तो पहले उसका ऑक्साइड मिलता है उसी की तरफ, और फिर इस ऑक्साइड को अधिक गर्म करते हैं तो उसमें से हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है, क्योंकि Cu और Hg दोनों कम सक्रिय है, तो ये सल्फाइड के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सल्फाइड को गर्म करेंगे। सल्फाइड को गर्म करेंगे तो उनका ऑक्साइड बन जाएगा। उस ऑक्साइड को अधिक गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? धातु मुक्त हो जाएगी। अर्थात सिंपली बता दे तो जो कम सक्रिय धातु है उनको हमें ऑक्साइड में परिवर्तित करना है। तो सल्फाइड के रूप में जो मिला उसे हम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं? उन्हें गर्म करके। उन्हें गर्म किया तो क्या बन गया? उसका ऑक्साइड बन गया। फिर उन्हें और अधिक गर्म किया तो उनका रिडक्शन होगा और उसमें से हमें धातु प्राप्त होगी। तो ये हुआ कम सक्रिय धातु। सक्रियता श्रेणी में कम सक्रिय धातु को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम सक्रिय धातु है, मध्यम सक्रिय धातु, उसका निष्कर्षण। तो सर्वप्रथम ये मध्यम सक्रिय धातु कौन कौन सी? लोहा है, जिंक है, लेड है, कॉपर, ये मध्यम सक्रिय कह सकते हैं। और ये जो धातु होती है, जो मध्यम सक्रिय धातु, वो कुदरत के अंतर्गत सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती है। सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में हमें प्राप्त होती है। जो मध्यम सक्रिय धातु होती है वो कुदरत में सल्फाइड या तो कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती है। धातु को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट में से प्राप्त करे उसकी तुलना में, सपोज ये एक धातु है ZnH और इसी का ऑक्साइड है, इसमें से धातु प्राप्त करना ये थोड़ा टफ है और इसमें से धातु प्राप्त करना थोड़ा इजी है। तो उसी प्रकार ये ZnCO3, ये ZnO, इसमें से थोड़ा टफ है, इसमें से थोड़ा इजी है। कहने का मतलब है धातु के सल्फाइड की तुलना में या कार्बोनेट की तुलना में हम यदि धातु के ऑक्साइड में से धातु प्राप्त करें तो थोड़ा सरल है। इसीलिए हम रिडक्शन करने से पहले जो भी हमारे पास सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में धातु होगी उनका सर्वप्रथम हम ऑक्साइड में रूपांतरण जरूर करेंगे। जो भी हमारे पास सल्फाइड के रूप में धातु होगी या तो फिर कार्बोनेट के रूप में धातु होगी उसका रूपांतरण हम जरूर करेंगे ऑक्साइड में। जो सल्फाइड के रूप में धातु होती है उसका रूपांतरण हम ऑक्साइड में करते हैं, उसका रूपांतरण हम ऑक्साइड में करते हैं।
फिर ऑक्साइड में कर देने के बाद तो उसका रिडक्शन ही करना है, और जो कार्बोनेट के रूप में धातु होती है उसका रिडक्शन, उसका कन्वर्जन हम करेंगे ऑक्साइड में ही करेंगे। फिर इन दोनों ऑक्साइड का क्या हम कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया अलग हुई। तो इस प्रक्रिया का नाम है भंजन, और इस प्रक्रिया का नाम है कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, भंजन, और इस प्रक्रिया का नाम क्या है, कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया का नाम है भंजन और इस प्रक्रिया का नाम है कैल्सिनेशन। व्हाट हैपन, तो भंजन किसे कहते हैं, जो अयस्क सल्फाइड के रूप में होती है उसे हम अधिक मात्रा में हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जो अयस्क सल्फाइड के रूप में होती है उसे हम अधिक मात्रा में हवा की प्रेजेंस में, उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसका ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को भंजन। और जो अयस्क कार्बोनेट के रूप में होती है उसको हवा की मर्यादित उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, लिमिटेड उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, तो उसका बन जाता है ऑक्साइड। इस प्रक्रिया को कहते हैं कैल्सिनेशन। अर्थात सल्फाइड में से ऑक्साइड बनना तो भंजन, कार्बोनेट में से ऑक्साइड बनना तो कैल्सिनेशन। धातु सल्फाइड का रूपांतरण धातु ऑक्साइड में होता है तो भंजन कहलाती है। धातु कार्बोनेट का रूपांतरण धातु ऑक्साइड में होता है तो कैल्सिनेशन कहलाती है। अभी फर्क इतना है कि भंजन में हवा की उपस्थिति में गर्म करना है, अधिक हवा की उपस्थिति में, और कैल्सिनेशन में हवा की मर्यादित उपस्थिति में गर्म करना है। तो यह प्रक्रिया हुई भंजन और कैल्सिनेशन। शॉर्टकट, धातु सल्फाइड में से धातु ऑक्साइड बनना, इसको भंजन कहते हैं, परंतु यहाँ पर हवा की अधिक उपस्थिति में गर्म किया जाता है धातु सल्फाइड को। और धातु कार्बोनेट में से धातु ऑक्साइड बनना, उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन, परंतु यहाँ पर जो धातु कार्बोनेट को है वो हवा की मर्यादित उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अभी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये ZnS प्लस O2, तो ये बना ZnO प्लस SO2। यहाँ पर हम हवा की उपस्थिति ज़्यादा रखेंगे, गर्म तो करना ही करना है। और ये है कैल्सिनेशन, यहाँ पर हवा की मर्यादित उपस्थिति में गर्म करना है, इसलिए ये बनता है ZnO प्लस CO2। गर्म तो करना ही। आप देख सकते हो यहाँ से सल्फाइड में से ऑक्साइड बना, कार्बोनेट में से भी ऑक्साइड बना, तो ये कैल्सिनेशन है प्रक्रिया, और ये भंजन नामक प्रक्रिया है। यह कैल्सिनेशन प्रक्रिया है, कैल्सिनेशन, और ये भंजन नामक प्रक्रिया है। और ये जो ऑक्साइड हमें मिलता है उसका हम कॉक द्वारा रिडक्शन करते हैं। ये जो ऑक्साइड हमें मिला उसका हम कॉक द्वारा रिडक्शन करते हैं, तो यह धातु हमें प्राप्त होती है। मतलब इसमें से भी हम डायरेक्ट धातु को प्राप्त कर सकते थे, इसमें से, पर इन दोनों की तुलना में यहाँ से धातु प्राप्त करना थोड़ा इजी है, इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रयोग का उपयोग करते हैं। फिर हम रिडक्शनकर्ता के रूप में हम कभी कभार, ऐसा जरूर नहीं कि कॉक मतलब कार्बन ही उपयोग है, उसके अलावा भी उससे भी अधिक सक्रिय सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का भी उपयोग होता है। जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, उसकी प्रक्रिया एल्यूमिनियम के साथ हम करते हैं, तो एल्यूमिनियम धातु ज़्यादा सक्रिय है, तो ये उसका ऑक्साइड बना देगी और धातु हमारी मुक्त हो गई Mn। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के यौगिक में से उसका विस्थापन कर सकती है। तो इस प्रकार जरूर नहीं कि रिडक्शन कॉक द्वारा ही करें, अधिक सक्रिय धातु के द्वारा भी हम कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक भी समीकरण को बैलेंस नहीं किया या तो संतुलित नहीं किया है, तो आपको पहले समीकरण बनाना सीखना है। मैंने संतुलित इसीलिए नहीं किया है क्योंकि समीकरण अगर परफेक्ट बनेगा नहीं तो संतुलित होगा ही नहीं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, समीकरण लिखना सीखना है, उसके बाद एक बार समीकरण परफेक्ट लिखना आ जाए फिर हम संतुलन सीखेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। धन्यवाद।